कई साल पुरानी बात है। माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक लड़का रहता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। वो गांव में सब्जियां बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। लेकिन कमल के चाचा चाची की नजर उसकी जमीन पर थी। वे उसकी जमीन हड़पने के लिए हर दिन कोई ना कोई नई चाल चलते रहते थे। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी यही लालच भरी चाल एक दिन उनके लिए ही मुसीबत बन जाएगी। कमल के चाचा चाची अपने घर में बैठकर उसकी जमीन हड़पने की नई चाल चल रहे थे कि तभी चाची बेनाम ने धीरे से कहा, सुनिए जी, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कमल का जमीन हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिर चाचा राजीव ने गुस्से में कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैंने एक तरकीब सोची है। ऐसी तरकीब जिससे कमल खुद अपनी जमीन हमारे नाम कर देगा। लेकिन वो अपनी जमीन हमें क्यों देगा? चाचा राजीव ने हल्के मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि हम उसे ऐसी मुसीबत में फंसाएंगे कि उसके पास अपनी जमीन हमारे हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे? ये बात अभी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, कल से तुम देखना कि उसके साथ क्या क्या होता है। ये कहकर चाचा राजीव मुस्कुराने लगता है। अभी फिलहाल तुम मेरे साथ कमल के घर चलो। लेकिन क्यों? अरे कितनी सवाल करती रहती हो, चलो मेरे साथ। ये कहकर दोनों कमल के घर की तरफ निकल जाते हैं। जहां कमल सब्जियां खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकल रहा था कि तभी वहां उसके चाचा चाची पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अचानक देखकर घबरा जाता है। बेटा कमल, कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना चाचा, मैं सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, फिर बाजार जाकर उन्हें बेचना भी है। पर आप लोग यहाँ कैसे? वो क्या है ना बेटा, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तुम्हारी ये पढ़ने की उम्र है और तुम ये सब काम कर रहे हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो हमारे साथ। अपनी चाची की बात सुनकर कमल मुस्कुराते हुए बोला, देखिए, मैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मेरे माँ बाप को गुजरे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और आप लोग अभी आ रहे हो। ऊपर से आप लोग उनके 13वीं पर भी नहीं आए। ये सुनकर दोनों भारी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर तक दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। पर कुछ देर बाद राजीव एक नया झूठ बोलते हुए कमल से कहता है, देखो बेटा, कुछ दिनों से तुम्हारी चाची बीमार थी तो मैं तुम्हारे चाची के पास ही था। अब जाके उनका तबीयत ठीक हुआ है तो हम सीधा तुझे लेने आ गए। देखो कमल बेटा, तुम हमें गलत मत समझना, बहुत हिम्मत करके हम तुम्हारे पास आए हैं। देखो तुम मना मत करना, अब तुम्हें ही पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। करोगे ना बेटा? ये सुनकर कमल अपनी चाची की मीठी मीठी बातों में आ जाता है। हाँ चाची, बिल्कुल करूँगा। कमल के ये कहते ही वो लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कमल को अपने घर लेकर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद कुछ दिन वो लोग कमल का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन एक दिन राजीव कमल को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो कमल बेटा, तुम्हें पढ़ना है ना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बताओ। हाँ चाचा जी, यही तो मेरा सपना है कि मैं खूब पढूं और बड़े आदमी बनकर अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करूं। ये हुई ना बात, इसीलिए मैं तुम्हारे स्कूल में दाखिला के लिए गया हुआ था। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक सफेद कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। चाचा जी, मेरा हस्ताक्षर? लेकिन मुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। आप ही बता दीजिए कि इसमें लिखा क्या है। अरे बेटा, तुम्हें पता ही है ना कि मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वैसे इसमें कुछ भी लिखा हो, तुम्हें क्या लेना देना। स्कूल के दाखिला के लिए है, तुम्हारे हस्ताक्षर के बिना दाखिला नहीं हो पाएगा, समझा करो। बिना तुम्हारे हस्ताक्षर के तुम्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा और तुम अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है चाचा जी, अगर मेरे हस्ताक्षर से मेरा स्कूल में दाखिला हो जाएगा तो मैं तैयार हूँ।
अपने चाचा की बातों में आकर कुछ देर में वो बिना कुछ सोचे उस खाली कागज में अपना हस्ताक्षर कर देता है। चाचा जी, अब मेरे स्कूल में दाखिला हो तो जाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, तुम्हारा स्कूल में दाखिला हो जाने के बाद तुम्हें अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना होगा, समझ गए ना? ये कहकर उसके चेहरे पर हल्का मुस्कान आ जाता है और फिर वो अंदर ही अंदर हंसते हुए बिनाम के पास पहुंचता है। क्या हुआ जी, बड़े खुश लग रहे हो। वैसे आज कमल को लेकर कुछ बात हुई है क्या? अरे क्यों ना हूँ खुश, बात ही कुछ ऐसी है। जानती हो, आज तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। आप सच कह रहे हो? वैसे क्या हुआ है, अच्छी तरह बताइए ना। अरे मैंने कमल से एक खाली कागज में उसके हस्ताक्षर करवा लिए, समझी? ये सुनकर वो खुशी से झूमते हुए कहती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने उसे मनाया कैसे? उसे शक तो नहीं हुआ ना? अरे उसे शक कैसे हो जाएगा, इतनी सफाई से जो मैं काम करता हूँ। मैंने उससे कहा कि स्कूल में उसका दाखिला करवाने के लिए उसके हस्ताक्षर बहुत जरूरी है, बिना हस्ताक्षर के दाखिला नहीं हो सकता है। लेकिन उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, बिना कुछ पूछे अपना हस्ताक्षर कर दिया क्या? हाँ, बेचारा पढ़ाई के नाम पर इतना पागल था कि उसने कागज पढ़ने की या फिर कागज देखने की कोशिश तक नहीं की। क्या बताऊँ, इतना बेवकूफ है ना वो। मुझे तो उसकी बातें सुनकर हंसी आती है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या अब उस कागज से हम उसकी जमीन अपने नाम करवा सकते हैं? कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे कैसी परेशानी, देखो अब उसके हस्ताक्षर हमारे पास है, बस सही मौका देखकर कागज तैयार करवाना है, बस फिर उसकी जमीन हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। ए जी सुनिए ना, फिर तो कमल के पास कुछ नहीं बचेगा ना? अरे यही तो हम चाहते थे ना, उसकी जमीन अब हमारी होगी और कमल को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। ये सुनने के बाद भी बिनाम के मन में एक सवाल उसे खाई जा रही थी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर बाद में उसे सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? अरे जब तक उससे ये पता चलेगा, अरे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी वो हम पर पूरा भरोसा करता है। बेवकूफ कहीं का, वो तो आपको अपना मानता है और यही सोचकर मुझे उस पर हंसी आ रही है। ये काम इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ कमल अपने स्कूल जाने के सपने देख रहा होता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि उसकी चाची उसके साथ अब क्या करने वाली है। अब ऐसे करते करते यूं ही कुछ दिन बीत जाता है और इन दिनों में कमल के चाचा चाची अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, कमल स्कूल को लेकर चाची बिनाम से बात करने आता है। चाची, चाचा कहाँ है? मुझे उनसे पूछना था कि मैं स्कूल कब से जाऊंगा। कमल की बात सुनकर चाची ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, तुम्हारे चाचा ने कहा कि इस साल तो नहीं हो पाएगा, पर अगले साल से तुम स्कूल जा पाओगे। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था बेटा, तेरे चाचा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, वो काफी बीमार है और घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। ये सुनकर कमल चिंतित होकर बोला, ये क्या कह रहे हो आप? चाचा बीमार है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनसे मिलने आता। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, बस तुम एक काम करो, आज से तुम दोबारा से अपना सब्जी बेचना शुरू कर दो, क्योंकि तेरे चाचा के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। देखो बेटा, अगर तू नहीं करना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं ही कुछ इंतजाम कर लूंगी। ये सुनकर कमल बिना कोई शक के बोला, चाची, ये आप क्या बोल रहे हो? रहने दीजिए, आप क्या इंतजाम करोगे? कोई जरूरत नहीं है। देखिए चाची, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मुझे पता था मेरा बेटा, तुम मेरी बातों को कभी इनकार नहीं करोगे। भगवान तुझे हमेशा खुश रखेगा। कमल बिना कुछ सोचे घर से निकल जाता है। और उसके जाने के बाद बिनाम ऐसे ही उसकी सहेली नीला के घर पहुंचती है। अरे बीनम, आज कहीं तू अपना रास्ता तो नहीं भूल गई? मेरे घर कैसे? ऐसे ही, बस तेरी बहुत याद आ रही थी तो बस तुझसे मिलने चली आई। वैसे कैसी है तू?
मत पूछ बीनम, आजकल घर के काम का बहुत बोझ हो गया है। इनके बाहर ट्रांसफर होने के बाद अकेले सब संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। हाँ, सही कह रही हो नीला। अगर घर में कोई काम करने वाला लड़का मिल जाए तो तुम्हारा काम काफी आसान हो जाएगा। तुम ठीक ही कह रही हो बीनम, लेकिन कोई भरोसेमंद लड़का मिलना भी तो मुश्किल है। बिनाम कुछ देर सोचने के बाद बोली। देखो, अगर तुम्हें छोटा मोटा काम करने वाला लड़का चाहिए तो मेरे दिमाग में एक लड़का है। कौन? और कौन? कमल। वो बेचारा अकेला रहता है और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करता है। अगर तुम उसे अपने घर में काम पर रख लो तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और उसकी भी मदद हो जाएगी। लेकिन क्या वो हमारे घर में काम करने के लिए मानेगा? अरे नीला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उससे बात कर लूंगी। वैसे भी वो उसे पैसों की जरूरत रहती है और तुम्हें पता है वो मेरी कोई बात नहीं टालता। फिर नीला ने कुछ सोचकर बोला। तो फिर ठीक है, अगर वो काम ठीक से करेगा तो मैं उसे हर महीने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बिनाम के चेहरे में हल्की मुस्कान आ गई। बस फिर क्या है नीला, तुम कमल को अपने घर का काम दे दो, बाकी उसे मनाने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है बीनम, लेकिन ध्यान रखना, मुझे काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। कमल को मैं सब अच्छी तरह समझा दूंगी। बिनाम मन ही मन खुश हो रही थी। उसे कमल की मदद करने की कोई चिंता नहीं थी। उसकी नजर तो हर महीने मिलने वाले पैसों पर थी। अगर कमल नीला के घर अच्छी तरह काम करने लगेगा तो बिना कुछ किए हर महीने मेरे हाथ में पैसे आएंगे। इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा। घर पहुंचने के बाद वो अपने पति राजीव को सारी बातें बता देती है और उसकी बातें सुनकर चाचा के चेहरे पर खुशी आ जाता है। अरे वाह, कमाल कर दिया तुमने। बिना मेहनत किए हर महीने पैसे मिलेंगे, सोच कर ही मजा आ रहा है। अब आप देखना, कमल को भी मैं आसानी से मना लूंगी। मानना पड़ेगा, सच में तुमसे ज्यादा चालाक इस दुनिया में कोई नहीं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही चाल आगे चलकर उनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि बाहर खड़ा विद्या उनकी सारी बातें सुन लेता है। विद्या गांव का एक बहुत ईमानदार आदमी था जो कमल के पिताजी को बहुत मानता था। वो तो यहाँ कमल का हालचाल पूछने आया था, पर अब ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से चुपचाप कमल से मिलने के लिए बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार पहुंचने के बाद वो कमल को सारी बातें बता देता है। क्या काका, आप सच कह रहे हो? हाँ, बात बहुत गंभीर है बेटा। वो दोनों मिलकर तुम्हें घर से दूर भेजने की योजना बना रही थीं। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन चाची ने तो मुझसे कहा था कि चाचा की तबीयत खराब है और मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। यही तो बात है बेटा। देखो, तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब नहीं है, तुम्हारी चाची ने तुमसे झूठ कहा था। लेकिन काका, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे चाचा चाची मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। देखो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। नीला ने तुम्हें अपने घर के काम के लिए बुलाने की बात की थी और तुम्हारी चाची उसी मौके का फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन उन्हें मुझसे क्या परेशानी है? वो मुझे घर से दूर क्यों करना चाहती है? मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी बातों से साफ पता लग रहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। बस अपना काम निकालने के लिए ही उन्होंने तुम्हें घर पर रखा है। काका, अब मुझे समझ आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चाची बिल्कुल बदल सी गई है। वो मुझे घर पर एक पल भी शांति से बैठने नहीं देती, बस काम लगाती रहती है और तो और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। देखो बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हारे चाचा चाची पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, और मैं तो कहता हूँ कि तुम उनको छोड़कर अपने घर पर रहना शुरू कर दो। शुक्रिया काका, आपने आज मुझे ये बात बताकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आपने मुझे आज ये नहीं बताया होता तो शायद मैं आज भी उनकी बातों में आ जाता। देखो, तुम्हें तो ये पता ही है कि मैं तुम्हारे पिताजी को कितना मानता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तेरे साथ हूँ। देखो, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे आकर बताना। हाँ ठीक है काका, अब मैं बिना सोचे समझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूँगा। देखते हैं अब चाचा चाची मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। कुछ देर में अंधेरा हो जाता है। घर पहुंचने के बाद कमल के चाचा चाची उसे अपने पास बुलाते हैं। हाँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया? अरे वो हमें कुछ तुझसे जरूरी बात करनी है।
जी चाचा, बताइए। देख, तू कब तक ये सब्जी बेचने का काम करेगा? मेरी सहेली नीला के घर एक लड़के की जरूरत है, कल से तू वहीं काम करेगा। ये सुनकर कमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वो इनकार करते हुए कहता है, नहीं चाची, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। तेरे कहने से होगा? तू कुछ भी कह ले, लेकिन तुझे उनके घर काम पर जाना ही होगा और हर महीने जो तुझे पैसे मिलेंगे वो तू हमें ला कर देगा, समझा? अब धीरे धीरे कमल के सामने उसके चाचा चाची का असली चेहरा साफ होता जा रहा था। अब उसे उनकी हर बात के पीछे छिपी चाल नजर आने लगी थी। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा तूने? देख कमल, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू काम पर नहीं जाएगा तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। चाचा, चाची, मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। अपने माँ बाप का दर्जा दिया था मैंने आप लोगों को, पर आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे वो तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अपना ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप ये बता कि तू घर से निकलना चाहता है या काम पर जाना चाहता है। अब तू क्या चुनेगा ये तेरे हाथ में है। कोई बात नहीं, अगर आप लोग मुझे अपने घर पर नहीं रखना चाहते तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर चाचा राजीव हंसने लगता है। क्यों बीनाम, तुमने उसे बताया नहीं क्या कि इसका घर और जमीन हमने कब का बेच दिया है? अरे, मेरे दिमाग से निकल गया था। ये कैसे हो सकता है? मेरी हस्ताक्षर के बगैर आपने ये किया तो किया कैसे? क्या तू भी बेवकूफ वाली बातें कर रहा है? अरे तुमने खुद ही तो सफेद कागज पर अपना हस्ताक्षर किया था, बाकी आगे तुम समझदार हो। ये सुनकर तो कमल के होश ही उड़ जाता है और वो उदास मन से किसी तरह कहता है, ये आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो मेरे माता पिता की आखिरी निशानी थी। आप लोगों ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। याद रखना, ऊपर वाला सब देखता है और वो आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर बिनाम गुस्से से बोली। क्या इसकी बकवास बातें सुन रहे हो? निकलो इसे यहाँ से। बिनाम की बात सुनते ही वो गुस्से में आ जाता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। घर से निकलने के बाद वो कुछ दूर तक पैदल चलता रहता है। और आखिरकार दूसरे गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो कई लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। आखिरकार गांव के एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है और उसकी हालत देखकर उसे उस पर दया आ जाती है। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम इस गांव के जमींदार वीरू के घर जाओगे तो शायद तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर हो जाएगी। वीरू इस गांव का जमींदार था। वो बहुत ही दयालु और नेक इंसान था। उसका दिल साफ था और वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी बहुत इज्जत करता था और इतनी तारीफ सुनकर कमल जमींदार वीरू के घर पहुंचता है। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते बेटा, कहो तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? जी, मेरा नाम कमल है और मैं पासी के गांव से आया हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके यहाँ कुछ काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? और तुम्हारे माता पिता, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? ये सुनकर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अपनी असली पहचानी छुपाते हुए उसने उदास स्वर में जमींदार वीरू से झूठ बोल दिया। जी जमींदार जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मेरे चाचा ने मुझे अपने घर पर बहुत प्यार से रखा था, पर मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, तो इसलिए मैं घर से निकल आया। अच्छा, सुनकर बुरा लगा। वैसे मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन मेहनत करने से पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं जमींदार जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, तो ऐसा करो, मेरे खेतों में काम कर लिया करो। खेत की देखभाल करना, जरूरत पड़ने पर जुताई और दूसरे कामों में हाथ बटाना। जी जमींदार जी, मैं कर लूंगा। और मेरी बकरियों को भी रोज चराने ले जाना, उनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, मैं बकरियों को भी संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, आज से ही काम शुरू कर दो। मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें मेहनत की पूरी मजदूरी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। जमींदार जी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई छोटा सा खाली कमरा हो तो क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ, मेरे घर पर एक कमरा काफी समय से खाली है, तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। सच में जमींदार जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। देखो, एहसान जैसी कोई बात नहीं है, बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। जी जमींदार जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कमल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। उसे अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत दिखाई देने लगती है। अब अगले दिन से ही कमल अपने काम पर लग जाता है, जैसे जमींदार के खेत पे काम करना, बकरियों को चरा कर लाना, फिर घर का छोटा मोटा काम करना। अब जमींदार के पास काम करते करते 5 साल बीत चुके थे और इतने सालों की ईमानदारी और मेहनत को देखकर वीरू काफी खुश था। इसीलिए एक दिन वीरू कमल को अपने पास बुलाकर उससे कहता है, देखो बेटा, आज तुम्हें अपने पास एक खास बात करने के लिए बुलाया है। जी कहिए। कमल, तुम्हें मैंने यहाँ काम करते हुए पूरे 5 साल हो चुका है। इन 5 सालों में मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत करते देखा है। आपने मुझे उस वक्त काम दिया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस उसी एहसान को याद करके मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है बेटा। मैंने बहुत से लोगों को काम करते देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा मेहनती और ईमानदार लड़का बहुत कम देखा है। आपका आशीर्वाद है बस। वैसे जमींदार जी, मुझे आपसे एक सच कहना है जो इतने सालों से मैंने आपसे छुपा कर रखा था। कैसा सच? कहो। ये सुनकर कमल ने अब तक अपने चाचा चाची द्वारा किए गए सारे अत्याचार जमींदार के सामने बता दिए। उसने बताया कि कैसे उसके चाचा चाची ने उसकी जमीन छीन ली, फिर उसे दूसरे के घर काम करने के लिए भेजना चाहा, और जब उसने वहां जाने से मना कर दिया तो उसे बेरहमी से घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या उन्होंने तुम्हारी जमीन भी छीन ली और तुम्हें घर से भी निकाल दिया? ये तो सरासर अन्याय है। कमल, इतने सालों से तुमने ये सब अकेले सहा और मुझे कुछ बताया तक नहीं। आप ही बताइए, मैं क्या करता? मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। अरे अब तुम अकेले नहीं हो कमल। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे उसके किए का जवाब देना होगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना है, और वैसे भी मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला? ऊपर वाला सब देखता है जमींदार जी। सबको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बाकी मुझे बस मेरी जमीन चाहिए, क्योंकि वो जमीन मेरी माँ बाप की आखिरी निशानी थी। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करना, शाम को तैयार रहना। तुम्हारी जमीन मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। ये सुनकर कमल काफी खुश हो जाता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि शाम के समय वीरू की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाता है। तो इसीलिए वो अपनी इकलौती बेटी पीहू और कमल को अपने पास बुलाता है। देखो कमल बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दिलाऊंगा, लेकिन अफसोस मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए। अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। डॉक्टर आपका इलाज करेगा और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब ठीक हो जाओगे। नहीं, अब मुझे अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे जाने का समय अब आ चुका है। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी अस्पताल चलते हैं। देखो बेटी, हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है। अब मेरा समय भी आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये आप क्या कहने की बात कर रहे हो? देखो, पहले तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपनी आधी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी है और अपनी बाकी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम। लेकिन मैं आपकी संपत्ति कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देखो कमल, तुम सिर्फ एक साधारण लड़के नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुमने इतने साल ईमानदारी और मेहनत से मेरा साथ दिया है। पिताजी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन कमल और मैं। देखो बेटी, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो। तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना और मिलकर इस घर और सारी संपत्ति को संभालना। ये सुनकर तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? पीहू मुझसे शादी क्यों करेगी? मैं तो गरीब हूँ। मेरे पास पीहू को देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, पीहू तुमसे ही प्यार करती है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मरते दम तक मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यही सुनना चाहता था।
मेरा कोई बेटा तो है नहीं, इसीलिए अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। कमल, मेरी फूल जैसी बेटी का हमेशा ख्याल रखना और तुम दोनों मिलकर इस संपत्ति को संभालना। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका दिया हुआ ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। ये कहकर कमल अस्पताल जाकर डॉक्टर साहब को लेकर आ जाता है, पर अफसोस वो उसे नहीं बचा पाता है। अब शर्त के मुताबिक उन दोनों ने कुछ दिनों में शादी कर ली थी। शादी होने के बाद भी कमल बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो हमेशा की तरह घर का हर काम करता था। एक दिन की बात है, उसे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी, तो वो पीहू को लेकर अपने पिताजी की जमीन वापस लेने के लिए गांव पहुंचता है। अरे कमल, तू वापस आ गया? और ये तेरे साथ लड़की कौन है? अब शहर की हवा लग गई है क्या, जो हमें पहचानना भी भूल गया? चाची, ये पीहू है, जमींदार जी की बेटी, और मेरी पत्नी भी। तेरी पत्नी? वाह, लगता है बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन यहाँ आकर अपनी औकात मत भूलना। तुम्हारी जमीन अब मेरे पास है और हम उसे कभी वापस नहीं करने वाले। आपको शायद पता नहीं है कि वो जमीन कमल के माता पिता की आखिरी निशानी है, तो आप ऐसे उसकी जमीन नहीं रख सकते। अब तुम हमें समझाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? ये हमारे घर का मामला है। बाहर से आई हो, बाहर ही रहो, समझी? देखिए चाची, मैं यहाँ झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी जमीन लेने आया हूँ, जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा था। और तेरी औकात भी नहीं है कि तू हमसे झगड़े। वैसे भी हम तुझे वो जमीन नहीं देने वाले। देखिए चाचा, मैंने बहुत सह लिया है, अब मुझे मेरा हक चाहिए। अच्छा, अब तू हमें धमका रहा है? नहीं, ये धमकी नहीं, अपने हक की बात है, और इस बार इनके पास अपने हक का पूरा सबूत भी है। देख कमल, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तुझे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। कमल के चाचा के उतना कहते ही गांव का सरपंच, मुखिया और गांव के कुछ लोग वहां पहुंच जाता है, और कमल के पास अपने माता पिता की जमीन से जुड़े पुराने कागजात और कानूनी दस्तावेज मौजूद थे। आखिरकार पंचायत और संबंधित अधिकारों के सामने जब सारे सबूत रखे गए तो सच्चाई सामने आ गई। उसके बाद चाचा चाची को कमल की जमीन वापस करनी पड़ी। ले जाओ अपनी जमीन, लेकिन एक बात याद रखना, हमने तुझे पाला था। चाचा, आपने मुझे नहीं पाला था, मैंने तो बस आपके दिए हुए दर्द को सहकर जीना खुद सीखा है। चलिए जी, अब इस जमीन को देखकर शायद आपको अपने माता पिता की याद आएगी। हाँ पीहू, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपने माता पिता की आखिरी निशानी भी वापस पा ली है। इस तरह कई सालों के संघर्ष के बाद कमल को उसकी जमीन मिल ही गई। जिस जमीन के लिए उसके अपने चाचा चाची ने उसका बचपन तक छीन लिया था, वही जमीन आखिरकार उसे वापस मिल गई। और इस तरह कमल ने अपने माता पिता की आखिरी निशानी को पाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो यही थी कमल की कहानी।